तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट ना हुआ जो दिया हुआ है इस यूथ पब्लिकेशन वाले बुक में, तो इस प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना है और पढ़ करके जो नीचे दिया गया प्रश्न है उसका सही विकल्प जो दिया है उसको चयन करके अपने बुकलेट में टिक लगाना है। तो आइए चलिए इस अनुच्छेद को पढ़ लीजिए आप लोग। हमने पढ़ लिया है। आइए चलिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षक और बच्चे के बीच मित्रवत संबंध बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है। जब शिक्षक छात्र से मित्रवत व्यवहार करते हैं तो बच्चे के अंदर व्याप्त जो डर होता है वो समाप्त हो जाता है तथा वह अपनी समस्याओं को सरलतापूर्वक अध्यापक से कह सकता है। इसलिए इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कविता की पंक्तियां पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्न का सबसे उचित विकल्प को चुन करके लिखना है। तो ये पद आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? तो कवि ऐसा प्रकाश बनना चाहता है जिसमें सभी भेदभाव भुला करके एक हो जाते हैं। वह कहता है कि हे ईश्वर, हमें वह शक्ति और प्रकाश मिले जिससे जीवन के सभी भय, संशय और अंधकार दूर हो जाए। अर्थात इसमें सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुला करके एक हो जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवन गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कली मलदहन। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है ये बताना है। तो सोरठा जो है यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सोरठा है ये, और सोरठा जो होता है दोहे का विपरीत होता है, और इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इस वाले पंक्ति में सोरठा है। अगले क्वेश्चन पे आइए आगे बढ़ते हैं। वह थोड़ा बीमार है। तो वह थोड़ा बीमार है में थोड़ा जो है वो कौन सा क्रिया विशेषण है? तो थोड़ा जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है, और इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कितना या फिर कितनी लगा करके प्रश्न किया जाता है तो पता चल जाता है। उदाहरण के लिए थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, अधिक, उतना, जितना, ये सभी आ जाएगा। तो ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो किसी बात का गुण रहस्य जानने वालों को मर्मज्ञ कहते हैं, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर की लज नीरज शीतल कांति थी में अलंकार कौन सा है? तो इसमें योजक चिन्ह के साथ सा सी दिया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा, अर्थात जिसमें सा सी के साथ योजक चिन्ह दिया जाता है वो उपमा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार वो होता है जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग।
इसमें रूपक अलंकार में केवल योजक चिन्ह होता है, सासी से नहीं होता है। और अनुप्रास अलंकार वो होता है जिसमें वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार वह होता है जिसमें मनहु मानव जनहु जानव आता है, जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। श्लेष अलंकार वह होता है जिसमें श्लेष का जो अर्थ होता है वो चिपकना या फिर मिलना अथवा संयोग होता है, जहाँ पर एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो इस वाले नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज शीतल कांति थी, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, था किस वर्ण का व्यंजन है? तो था जो है ये दंत वर्ण का व्यंजन है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? तो इसमें जो ए वाला ऑप्शन शर्करा पवन ज्येष्ठ अग्नि ये सभी तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋजुता का सही विलोम क्या है? तो ऋजुता का जो सही विलोम है वो वक्रता होता है। और निमिष का जो पर्याय है ये क्षण है, अर्थात डी वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है? तो इस वाले ऑप्शन में जो अनुलेख भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है। अनुलेख में किसी लिखित सामग्री को देख करके पुनः लिखने का कार्य किया जाता है, जबकि बोलने के उच्चारण के साथ साथ की जाने वाली क्रियाओं लिखना, अनुभव, अभिनय करना, नृत्य करना आदि भाषिक सहवर्ती क्रियाएं हैं। अंत्याक्षरी और आद्याक्षरी एवं कविता पाठ भाषिक सहवर्ती क्रियाएं हैं। और अंत्याक्षरी एवं अध्याक्षरी जो है ये परस्परी विलोम है। तो इसमें ये बी वाला ऑप्शन अनुलेख सही जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक क्या है? इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटना है। तो जो पुस्तक है संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या फिर वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग जो है संस्कृत भाषा में एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि चिन्ह या फिर निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या फिर स्त्री जाति की होगी। और इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा जो होता है या तो पुल्लिंग होता है या फिर स्त्रीलिंग होता है। तो इसमें पुस्तक जो है एक स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लड़का पेड़ से गिरा। तो लड़का पेड़ से गिरा में अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, अर्थात से है तो से जो होता है कर्ता आप अलग होने के संबंध में है, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। और तो इसमें अपादान कारक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइए कारक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कारक क्या होता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी रे अधिकरण मैं पै पर संबोधन हे वो अहरे। अगला है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें जो बसंत है, बसंत शब्द में कोई भी प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो इस वाले में बसंत सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें जो बसंत है इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अक्षौड़ी की संधि विच्छेद क्या होगा?
तो अक्षधन ओहड़ी ओहड़ी, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास ये नर नारी जो है ये द्वंद्व समास है। आइए जान लेते हैं जो द्वंद्व समास क्या होता है। तो दोनों पद जिसमें जो प्रधान होता है जिसमें वो द्वंद्व समास होता है, और दोनों संज्ञा या फिर विशेषण होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। और इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच में और शब्द या फिर और शब्द या जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है। जैसे नमक मिर्च हो गया तो नमक और मिर्च हो गया, लव कुश है तो लव और कुश हो जाएगा। ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अगला है खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है। तो खरी मजूरी चोखा काम का जो अर्थ है वो पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। ये इसका मुहावरे या फिर लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था। तो जो एक आंख का काना था प्रेमाख्यान कवि वो जायसी जी थे। तो इसमें डी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जायसी। अगला है सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द है। तो सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द मुख हो जाएगा। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सब्यसाची के लिए एक वाक्य है। तो शब्द सब्यसाची के लिए एक वाक्य जो है जो बाएं हाथ से कार्य करने वाला होता है उसी को सब्यसाची कहते हैं। जबकि सदा सत्य बोलने वाले के लिए सत्यवादी होता है, और जिसने बहुत कुछ सुना हो उसके लिए बहुश्रुत होता है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले के लिए शिक्षाचारी होता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सब्यसाची कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसको पढ़ करके नीचे जो दिया गया क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है। द वर्ड डिटरमाइन मोस्ट नियरली मीन्स। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट। इसमें भी इसको पढ़ करके नीचे जो गिवन क्वेश्चन है इसका आंसर देना है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द वोमेन वाज ऑलवेज टायर्ड बिकॉज। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है सी डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क विदाउट एनी हेल्प। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है विच इज नॉट एज ए पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का जो पार्ट एडजेक्टिव नहीं होता है, एडजेक्टिव जो होता है ये सब्जेक्ट का पार्ट होता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। एडजेक्टिव का प्रयोग कर्ता को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है तथा यह सब्जेक्ट का भाग होता है। एडजेक्टिव प्रेडिकेट का भाग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। द मैंगो फिलिंग द ब्लैंक्स स्वीट। तो इसमें क्या भरा जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टेस्टी। अगला क्वेश्चन है एडजेक्टिव ऑफ बॉडी। बॉडी का एक एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, तो बॉडी का जो एडजेक्टिव हो जाएगा वो बोल्डली हो जाएगा, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोज चिल्ड्रेन फिलिंग द ब्लैंक्स वेरी हेल्दी। तो इसमें जो लुक्ड हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई हैव नॉट स्लेप्ट फिलिंग द ब्लैंक्स यस्टरडे।
तो इसमें जो सिंस भरा जाएगा, सिंस भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28वां, ही इज स्लो फिलिंग द ब्लैंक्स, ही इज श्योर। तो इसमें जो है बट जो है वो भरा जाएगा, अर्थात तो डी वाला आंसर सही जाएगा। ही इज स्लो बट ही इज श्योर। चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन, अप्रूव। तो इसमें जो है हो जाएगा अप्रूवल, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अप्रूवल। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द इलेटिलाइज वर्ड। जो ये इसमें जो ये वाला है हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही जाएगा, ये एडजेक्टिव होगा 30वां का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला अब ये क्वेश्चन यहाँ पे संस्कृत का स्टार्ट हो गया है, इसको पढ़ करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। गद्यांशे अस्माकं परम परायाम इतस्य कह। अर्थ में इसमें डी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा भारतीय परंपराएं, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित वृद्धि संज्ञक नास्ति। तो जो वृद्धि संज्ञक नास्ति हो जाएगा इसमें, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ओ। अगला क्वेश्चन है इस श्लोक के आधार पर के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसको पढ़ लीजिए और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। पदार्थों को परस्पर कौन जोड़ता है? तो पदार्थों को परस्पर कोई अज्ञात आंतरिक कारण ही जोड़ता है। धन से पदार्थ को खरीदा जाता है और विद्या से पदार्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जबकि विनम्रता एक व्यवहारिक गुण होता है। तो इसमें कोई अज्ञात आंतरिक कारक, ये सही हो जाएगा 33वां का सी। अगला है तद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति का रूप है। तो जो तद सर्वनाम का विभक्ति, तद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप तस्य होगा, जबकि तेन तृतीया विभक्ति एक वचन है का है। तो इसमें तस्य वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यरो अनुनासिकों व सूत्र का उदाहरण है। तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अजंत का संधि विच्छेद है। तो अजंत का संधि विच्छेद हो जाएगा अच धन अंत, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हल संधि है, अर्थात व्यंजन संधि है। झलाम जस झसी सूत्र से अजंता रूप बना है। अगला क्वेश्चन है पंचाशत को अंक में लिखना है। तो पंचाशत को क्या कहते हैं? 55 कहते हैं। और पंचशती को 500 कहते हैं। और 50 को 50 कहते हैं। और 1/50 को 51 कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। तो 14 खंडों में बांटा है। अगला क्वेश्चन है 14 आचार्य पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 माहेश्वर सूत्रों में विभाजित किया गया है, जो निम्न है। अयुड़लिक एवं गायो चाहे वड़त लट यम गणनम लट यम गणनम झवय गणदस जब गणदस खप चट चटता व कपय सस रहल। ये सभी 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अगला है क्वेश्चन राज्ञः समीपम का समस्त पद है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपराजम। अगला क्वेश्चन है क्रोसेन अनुवाद
को अधितः किस सूत्र का उदाहरण है? तो यह जो है बी वाला अपवर्गीय तृतीया का उदाहरण है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह अपने उच्च बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका जो त्वरण होता है वो नीचे की ओर होता है। तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर जाते समय त्वरण ऊपर की ओर होता है और जब त्वरण उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है तो नीचे आते समय त्वरण नीचे की ओर होता है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जिसमें हाइग्रोमीटर से वायुमंडल का जो जलवाष्प अंश होता है वो नापा जाता है, लैक्टोमीटर से दूध की सांद्रता मापी जाती है और एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है और सिस्मोग्राफ से भूकंप। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बी वाला इसमें गलत दिया हुआ है। लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व नहीं मापता है बल्कि दूध की सांद्रता मापता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि छवि का गठन लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो इसमें ये फार्मूला लगेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें जो v है वो इस फार्मूले पर रख करके लास्ट में लेंस की शक्ति P बराबर 1/f फिर रख के लगाएंगे तो आएगा 12.5, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पायरोल्यूसाइट फिलिंग द ब्लैंक्स का एक अयस्क या फिर खनिज है। तो पायरोल्यूसाइट MnO2 एक खनिज है जो मूलतः मैंगनीज डाइऑक्साइड में शामिल है और यह मैंगनीज के एक अयस्क के रूप में महत्वपूर्ण है और यह काला दानेदार रेशेदार या फिर स्तंभ संरचना के साथ कभी कभी सी फोर्ड क्रस्टन का निर्माण करता है। तो अर्थात इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पानी का pH कितना होगा? तो पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जो 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसका pH मान जो होता है वो 7 के बराबर होता है और जल जो होता है एक पारदर्शी पदार्थ होता है और पृथ्वी का 71% भाग जो है जल से ही घिरा हुआ है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। तो अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र है वो NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है? तो बुलबुले रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। जो बुलबुले होते हैं वो रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? तो विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और विटामिन डी का संश्लेषण जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में परावैंगनिक किरणों द्वारा त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल से विक्रिया के फलस्वरूप होता है। और विटामिन डी व विटामिन के ऐसे 2 विटामिन हैं जिनका संश्लेषण मानव शरीर में होता है। अन्य सभी विटामिन का संश्लेषण विटामिन युक्त भोजन करने से होता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो जो श्वेत प्लेग को आमतौर पर क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह बीमारी आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक के कारण होती है और माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक रॉबर्ट कोच द्वारा 24 मार्च 1882 को पहचाना गया था।
इस खोज के लिए उन्हें 1905 में नोबेल का पुरस्कार दिया गया था, रॉबर्ट कोच को, 24 मार्च। अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किस में होता है? तो न्यूक्लियस में होता है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या से ये विभाजित करती है? तो इसमें सम और विषम को जोड़ेंगे तो जोड़ के घटाएंगे तो ये 11 से विभाजित होती है। तो 9361 एक ऐसी संख्या है जिसके सम व विषम स्थानों के योग का अगर अंतर करेंगे तो 11 आएगा। यह 11 से बिना कोई शेषफल के विभाजित हो जाएगी, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी से भी न कटे तो वो अभाज्य संख्याएं होती है, और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16, 13, 15, 11, यक्ष 8 और 7 का औसत 12 है तो यक्ष का मान निकालना है। तो औसत का जो फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की कुल संख्या, अर्थात इन सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद से जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे। तो जोड़ने पे क्या आएगा, और औसत दिया हुआ है 12, अर्थात 12 गुणे 7 हो जाएगा 84। 84 में से अगर ये जोड़ेंगे तो 70 आएगा, तो यक्ष का मान 14 आ जाएगा, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 0.4 का 5% क्या होगा? तो 0.4 का मतलब गुणा होता है, और 5% मतलब 5/100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.02। अगला क्वेश्चन है, 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ बताना है। तो इसमें आ जाएगा 25%, तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे 1 रुपये पर छमाही ब्याज की दर से 200 रुपये जमा किए। 1.5 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस कर दी गई कुल धनराशि कितनी होगी? तो इसमें 1.5 साल बाद बैंक द्वारा वापस की गई जो धनराशि होगी वो 260 होगी, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं जो क्रमशः हैं, तो क्रमशः क्या हो जाएगी? तो 26 और 10 हो जाएंगी, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 और 10। अगला क्वेश्चन है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत के क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में का दुगुना किसके बराबर होगा? तो यह जो है 1120, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 घनों के आयतनों का जो अनुपात है वो 27/64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात क्या होगा पूछ रहा है, तो इसका जो अनुपात होगा वो 3/4 हो जाएगा, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 मिनट, सॉरी गलती हो गया है, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा है ना, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 9/16, सी वाला। अगला क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है, तो इसमें जो डिग्रियों की संख्या है वो 420 हो जाएगा। अगला है, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि
का मुख्य श्रेय R.A. फिशर थे। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 9 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 61 है तो ए बी का क्या मान होगा? तो ए बी का मान जो होगा वो 10 होगा, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63वां क्वेश्चन, 10, 11 इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 222। तो अब इसका आंसर हो जाएगा 222 सी वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो इसको सॉल्व करने पे पाएंगे हम लोग कि जो बी वाला है ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला है, एक कोण जो है अपने पूरक कोण से 4 गुना बड़ा है, कोण की माप पूछ रहा है। तो इसमें कोण की माप निकालेंगे तो 72 आएगा, अर्थात जो है ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में एक कोण का द्विभाजक BC को बिंदु E पर काटता है। AC की लंबाई का पता लगाएं। यदि AB, BE और CEC की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि O 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का केंद्र है, O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है। इस बिंदु से वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची जाती हैं। तो चतुर्भुज PQOR कितना होगा? तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न जो हो जाएगा वो 3/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल्स हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे? तो उसके पास कितने थे? मान लीजिए X थे, और कितने खो गए? मतलब 14 खो गए, तो कितने रह गए? 6 रह गए। ये 14 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? प्लस हो जाएगा, 14 प्लस 16 अर्थात जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका परिमाप होगा। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, अर्थात 8 का स्क्वायर हुआ होगा तो 64 हुआ है। तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4a होता है, अर्थात 4a होता है बराबर 4 गुणे 8 बराबर 32। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो खाद्य संरक्षण की दृष्टि से दूध से पनीर का जोड़ा गलत है, क्योंकि दूध से बने पनीर को ज़्यादा देर तक संरक्षित करके सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। और जबकि आलू से बने चिप्स होता है, कच्चे आम से बना अचार होता है तथा सेब से बने जैम होता है, वो अत्यधिक समय तक संरक्षित करके हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नकदी फसलें का समूह है। तो चाय, जूट, कपास, गन्ना, तंबाकू ये सभी नकदी फसलें हैं, और इनसे हमारे ज़रूरत की भिन्न चीज़ें बनती हैं। जैसे कपास से कपड़ा बनता है, गन्ना से चीनी बनता है। इन्हें बेच करके नगद राशि प्राप्त की जाती है और कृषि आधारित उद्योग चलाए जाते हैं। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवा शरीफ मेला जो हिंदू मुस्लिम एकता का जीवंत उदाहरण है वो कहाँ आयोजित होता है? तो ये बाराबंकी में आयोजित होता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देवा शरीफ हिंदू मुस्लिम एकता का एक जीवंत उदाहरण
है जो अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है और यह महाराष्ट्र के नासिक जनपद के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है और इस नदी की जो लंबाई 1465 किलोमीटर है, यह आंध्र प्रदेश के आलमपुर के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और इस समय संविधान सभा में 284 सदस्य थे। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसमें ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक जो है प्रभावित करने वाले जो गैसें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब से हुई है? तो भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 में हुई है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? तो महात्मा गांधी ने जो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। ये महादेव गोविंद रानडे के शिष्य थे। इन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता था। इन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 को हेलेना पेट्रोवना ब्लावस्की, कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में की थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1893 अडयार एनी बेसेंट ने की थी, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ है? तो विकास एक परिवर्तन है जिसमें उत्तरोत्तर गुणात्मक वृद्धि होती रहती है और समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। मानव विकास के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता के साथ उसके अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। विकास जो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास का अर्थ होता है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समवयस्कों और पितृक के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने
के नियम सम्मिलित नहीं हैं। तो इसमें जो खेल है वो सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी? तो इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दिमर, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफ्ता तथा कुर्ट लेविन ने रखा था, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास करती है जिसके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है अपने समवयस्कों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है और उसका सहयोग करता है और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, न कि दूसरे के साथ झगड़ा करना। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को की सामान्य समस्या यह होती है कि वह कक्षा में उपस्थित छात्रों के साथ स्वयं का समायोजन नहीं स्थापित कर पाते, अतः शिक्षक को इस समस्या के समाधान का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को विद्यार्थी के पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना चाहिए तथा उनके सामूहिक गतिविधियों, खेल, परिचर्चा, वाद विवाद में शामिल करना चाहिए तथा प्रोत्साहित करना चाहिए, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं की सफलता के लिए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण का होना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज सभी विद्यालयों में तिमाही, छमाही एवं वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जबकि उच्च विद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली का विकास होता है। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए कम अवधि की परीक्षा में अंतरण। अगला क्वेश्चन है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप उनसे स्वयं मिलने के लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मंडली मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना क्यों की गई? तो मंडली मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने अपने सेवाओं के विस्तार करने एवं उन्हें सर्वसुलभ बनाने हेतु मंडल स्तर पर मंडली मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना की, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल नहीं देता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो होती है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रबंध के विकेंद्रीकरण करने पर बल देता है, न कि केंद्रीकरण करने पर, अर्थात जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, चिंतन एक संज्ञानात्मक पक्ष में मानसिक क्रिया है। तो इसमें रास के अनुसार जो है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीख सके। अगला क्वेश्चन है,
जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका दृष्टिकोण भी व्यापक होता जाता है और अपने आसपास की घटनाओं से हट करके अमूर्त संकल्पनाओं का निर्माण करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जिज्ञासु प्राणी होते हैं और अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से भिन्न है? तो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है ये सबसे भिन्न है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। जबकि जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है ये अधिगम का सिद्धांत है। जिज्ञासा प्रतिपादक, जिसके प्रतिपादक जो है वो क्लार्क एवं हल ने किया था। अगला क्वेश्चन है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो वेग से युक्त, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे संवेग कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा में संवेग को इमोशन कहते हैं। ई का अर्थ है अंदर से तथा मोशन का अर्थ है गति। अतः अंग्रेजी इमोशन शब्द का अर्थ है आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देने से। अगला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। तो इसमें जो सी वाला है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना यह अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अध्यापक को कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है? तो इसमें सी वाला ऑप्शन बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना चाहिए, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर विचेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह डम्बिल का है। अगला क्वेश्चन ये 101 से लेके 130 तक ये करेंट अफेयर्स का है। तो करेंट अफेयर्स इसमें पुराना वाला दिया है तो इसको डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को न्यू वाला पढ़ना रहेगा। तो आइए 131 से करते हैं। 131 से अब आ गया है रीजनिंग। तो आइए देखते हैं रीजनिंग को। दी हुई श्रेणी पूर्ण करने हेतु सही संख्या का चयन करना है। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 68। अगला क्वेश्चन है मैंने 1987 के जनवरी माह की प्रतियोगिता साहित्य खरीदी जिसमें उस वर्ष का कैलेंडर दिया गया था। बताइए वह कैलेंडर पुनः प्रयोग के लिए किस वर्ष काम में लाया जाएगा? तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन 1998 हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि 8:15 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने अंश पर का कोण बनाएंगी? तो 8:55 पर मिनट की सुइयां 11 पर तथा घंटे की सुई 8 से कुछ आगे होगी या 9 से कुछ पीछे होगी। तो इसमें 62.5 अंश का कोण बनाएगी। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 114 यदि 3 ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी? तो अगर 3 ऊपर होगा तो 3 के विपरीत क्या होगा? तो 6 हो जाएगा। तो इसमें डी वाला आंसर सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात जो है
वो 4 संबंधित 3 का है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9 संबंधित 7 हो जाएगा। यदि शादी के समय यह अनुपात 5 संबंधित 3 था तो शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो शादी जो है वो 12 वर्ष पूर्व हुई थी, अर्थात ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट किस प्रकार की वेबसाइट है? तो फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पर इंटरनेट की सहायता से कुछ भी खरीदा या फिर बेचा जा सकता है। अगला है, स्मार्टफोन पर समाज का क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है? तो स्मार्टफोन का जहाँ समाज पर लाभ है वहीं हानिकारक भी साबित हो रहा है। जैसे हेडफोन लगाकर बाइक चलाना तो एक्सीडेंट का कारक है, और छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल आने से उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। यही मोबाइल में कैलकुलेशन करने से याददाश्त में भी कमी होती है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, परियोजना या प्रोजेक्ट विधि के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो परियोजना या फिर प्रोजेक्ट विधि के जो प्रवर्तक है वो किलपैट्रिक है, अर्थात बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो डाल्टन विधि परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि के पिता W.H. किलपैट्रिक हैं, और जो कि जॉन डेवी के शिष्य थे। प्रोजेक्ट विधि में छात्रों के समक्ष एक समस्या को प्रस्तुत किया जाता है जिसे छात्र अपनी रुचि एवं इच्छा के अनुसार कार्य करते हुए हल करते हैं। तो इसमें एक बी वाला ऑप्शन मिस हेलेन पार्क सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थित डिम्ब विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित डिम्ब विश्वविद्यालय का नया नाम दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा में है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? यदि विद्यार्थी को सीखने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करना है तो उन्हें किसी बाह्य पुरस्कार या फिर अंतिम परिणाम की जानकारी देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से उसकी अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए तथा उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जो बढ़ावा दिया वो गेस्टाल्टवादी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है, सीखने का समग्र सिद्धांत, ये हल नहीं दिए हैं बल्कि सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी घटना नकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है? तो इसमें जो सकारात्मक पुनर्वलन की उपस्थिति में अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ती है, जबकि नकारात्मक पुनर्वलन के हटाए जाने से अनुक्रिया की प्रायिकता बढ़ती है। नकारात्मक पुनर्वलन के उदाहरण से अनुक्रिया की प्रायिकता बढ़ती है। नकारात्मक पुनर्वलन के उदाहरण है तेज शोर, विद्युतघात, निंदा, दर्दनाक उद्दीपन आदि। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दर्दनाक उद्दीपक से दूर रहना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो है, शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक सभी शिक्षण कौशलों में कुशल हो।
और शिक्षण कौशल निम्न है: श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, प्रतिपुष्टि कौशल, ये सभी शिक्षण कौशल है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप अध्ययन में चित्तवृत्ति का तात्पर्य अध्ययन में रुचि न हो लेना है। अगर किसी छात्र द्वारा इस तरह की प्रवृत्ति अपनाई जाती है तो शिक्षक को अपने विषय वस्तु से संबंधित उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। शिक्षण कार्य को मनोरंजक एवं रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, अर्थात इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो उनके पास जो होता है वो जिस शिक्षार्थी के पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है वे शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होता है तो अधिगम एक परतंत्र चर है, अर्थात इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस 120 क्वेश्चन हम कराए हैं। इस 120 क्वेश्चन में से कितना आप लोग का सही हुआ है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।